हेलो। तो आज देखेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर लैब असिस्टेंट। ठीक है, चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज वगैरह क्या होता है ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके हैं। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम में अगर फ्लो होता है, चार्ज जो फ्लो हो रहा है इन रिलेटिव टू टाइम, टाइम के रिलेटिव में चार्ज अगर फ्लो होता है तो उसे करंट बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एक्चुअली करंट क्या होता है एक बार मैं वैसे ही यहाँ समझा देता हूँ। देखो, मैक्सिमम मैं यहाँ समझाने का काम करूँगा, डेफिनेशंस वगैरह मैं बोल दूँगा, लिखवाऊँगा नहीं। लिखी हुई सारी डेफिनेशंस वगैरह मैं टेलीग्राम पर, मेरे जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम पर। उनमें डेफिनेशंस ऐसे लिखी हैं जैसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई सामने से बोल करके समझा रहा है। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके, फुल डिटेल में। ठीक है, एक्चुअली करंट क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, और सही से कहेंगे रेट ऑफ फ्लो। किसी भी चीज़ की रेट, फ्लो होने की, बहने की, जाने की, चलने की। जैसे कि वाटर करंट भी होता है, यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एयर करंट भी होता है। ठीक है, यानी कि एयर बह रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी तेज बह रही है, कम बह रही है। ठीक है, वाटर करंट हैवी है या लो है। ठीक है, ऐसे ही ये फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, वाटर के फ्लो को क्या बोलेंगे हम? वाटर करंट। एयर के फ्लो को क्या बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम? एयर करंट। ऐसे ही चार्ज के फ्लो को विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ ऐसे समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चार्ज बराबर क्या होता है? सॉरी, करंट इज इक्वल टू क्या होता है? ये क्या करंट है? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज करंट क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन फाइनल टाइम अपॉन माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि कितना जो है टाइम में गैप आ रहा है। इसे भी इस प्रकार से एवरेज टाइम को हम ऐसे भी लिखते हैं। मतलब उसमें दे रखा हो कि ये चार्ज इतने से इतने हो गया है, इतने समय पर इतना फ्लो होने पर। आप क्वेश्चंस देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। जैसे कि ऐसे मैं जस्ट बना के दे रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे कि चार्ज t बराबर 5 सेकेंड से फ्लो होकर के t बराबर 10 सेकेंड तक फ्लो हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? 10 सेकेंड, 10 माइनस 5, तो टोटल चार्ज टाइम कितना आया? 5 सेकेंड। समझे? तो ऐसे ये होता है। ठीक है, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पर के, किसी एक इंस्टेंट पर। ठीक, मान लेते ये कोई वायर है। ठीक है, इसके यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो डी क्यू बाई डी टी। इस छोटे से डी क्यू चार्ज में, डी टी टाइम में, छोटे से यूनिट टाइम में कितना करंट है, उसे उस इंस्टेंट पर, उस क्षण पर कितना करंट है उसमें, उसे इंस्टेंटेनियस क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी टी। तो ये आप समझ गए ना करंट क्या होता है, और ये करंट के फॉर्मूलेज हैं, इनसे ही हमारा काम पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ अगर देखें, यहीं ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या होगा? चार्ज और टाइम के बीच में, तो ये हो गया Q और ये हो गया T, टाइम। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप बनेगा, स्लोप क्या है? करंट होगा यहाँ। तो अगर यहाँ कोई थीटा की वैल्यू दे दे आपको, ठीक है, तो और पूछ ले करंट कितना है इसमें, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री दे दिया है मान लेते हैं। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है स्लोप, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर?
परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, चार्ज। देखो परपेंडिकुलर यहाँ चार्ज है, इस दूरी पर है, नीचे से अगर यहाँ जाएंगे परपेंडिकुलर चार्ज है, इस एंगल से देखेंगे थीटा एंगल से तो ये चार्ज है, ठीक है। और अपॉन बेस कितना, ये इतना बेस टाइम है, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है ना, ठीक है। तो 10-30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, ठीक है। तो 10-30 की वैल्यू 1/10 थीटा यानी स्लोप। हमें यहाँ अगर इसमें किसी ने पूछ लिया है कि थीटा जो है 30 डिग्री है तो इसमें करंट कितना होगा, तो आई पूछ लिया हमें, आई इसमें पूछ लिया तो क्या होगा, आई क्या होता है, स्लोप होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, करंट होता है, ठीक है। स्लोप तो थीटा की tan थीटा यानी कि 1030 के 1/√3, तो ये करंट होगा इसके अंदर एम्पियर में, ठीक है। समझे, ऐसे दे सकता है। दूसरा, अगर हम इंटीग्रेशन करें डी क्यू का इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करने पर ये याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, आई एंड करंट और टी के बीच में ग्राफ क्या होगा, करंट और टी के बीच के जो ग्राफ होगा, जो उससे क्या निकलेगा हमें, जैसे ये कोई ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, एरिया अंडर आई टी ग्राफ, यानी करंट और टाइम के ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा वह क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंडर का जो एरिया होगा वह क्या होगा, ये क्या है, चार्ज है। चार्ज क्या होगा, एरिया अंडर आईटी ग्राफ, आईटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा वह चार्ज होगा। तो हमने कुछ बेसिक्स जो यहाँ हमने चार्ज के बारे में देख लिया है, ठीक है। अब देखो, आपको मालूम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस में होते हैं, इन कंडक्टर में। कंडक्टर्स के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर नहीं होते, या फिर इंसुलेटर के अंदर भी नहीं होते, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह क्या होती है, 3/2 इंटू KT होती है, ठीक है। ये होती है, या फिर ½ mv²। तो ये ½ mv² जो होती है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ये किसके इक्वल आती है, जो लगभग सिमिलर आ जाती है 10⁻⁻21 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और एवरेज जो स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड जो आएगी इलेक्ट्रॉन्स की वह कितनी होगी, कंडक्टर के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। कंडक्टर के अंदर वह कितनी होगी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। तो अब ये कंडक्टर है कोई भी, जैसे ये कोई वायर है, वैसे यहाँ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। ये कोई वायर है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये इधर प्लस चार्ज और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव और ये प्लस टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वह अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट तो ऐसे बहेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होंगे, इधर। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ये अगर ये टर्मिनल से मतलब बोल्ट बैटरी से अटैच है ये कोई वायर, तो इसमें
करंट का फ्लो ऐसे होगा, एक डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, और करंट इधर फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, यहाँ इसे हम हटा देंगे बैटरी को, तो ये रैंडम, तब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होंगे मूव करने के लिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक डायरेक्शन में ना हो करके रैंडमली मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। इनकी कुछ वेलोसिटीज़ वगैरह तो होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रैंडमली ये मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। ये कोई वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन आर एन रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन में होंगे तो क्या होगा, रैंडम मोशन होने के कारण इसकी जो आपस की जो जितनी भी वेलोसिटीज़ है, मान लेते कोई स्पीड इलेक्ट्रॉन इधर है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड इधर है, तो दोनों स्पीड्स जो है अगर वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हो जाएगी स्पीड, स्पीड तो स्केलर है, स्पीड तो यही है 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उस कारण से क्या है, जो वेलोसिटी है वह क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये जो है किसी भी पोटेंशियल या फिर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है ये वायर, तब क्या होगा, अगर रैंडम मोशन में है तब क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मान लेते हैं कुछ इसकी b1 है, इसकी b2 है, ठीक है, ऐसे। तो b1 प्लस b2 प्लस b3 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर bn, इन सबकी वेलोसिटी जो है अपॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होगी एवरेज वेलोसिटी। वह क्या होगी, इक्वल हो जाएगी जीरो की, मतलब कोई भी मूव नहीं करेगा, मतलब मूव तो कर रहे हैं लेकिन बाहर एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, तभी तो हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए नहीं दिखाई देता वायर्स के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होते हैं उनके अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, लेकिन उनकी जो वेलोसिटी है जीरो है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। और करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज पार्टिकल ही तो हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का जो के ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 19 कूलम, ये हमने पहले देख चुके हैं, ये होता है। लेकिन अब यहाँ करंट क्या होगा बताओ, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज तो हो रहा है ना, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ फ्लो हो रहा है, लेकिन उनकी जो फ्लो हो रहा है वेलोसिटी जो है वह जीरो आ रही है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है। तो टोटल नेट जो करंट होगा यहाँ, टोटल नेट करंट जो होगा, एक मिनट बस एक सेकंड, तो मान लेते हैं थोड़ी देर, एक मिनट रुको, जैसे ये जो कोई चार्ज है, ये चार्ज, इसके द्वारा कुछ करंट होगा, ठीक, I=dQ/dt होगा लेकिन वहीं ये दूसरा जो कोई एक यहाँ है इलेक्ट्रॉन, वो इधर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तो उसके जरिए नेगेटिव I हो जाएगा, तो ओवरऑल जो नेट जो करंट होगा ना, नेट करंट वह जीरो हो जाएगा। तो I नेट जो होगा, करंट जो होगा वह क्या होगा, वह भी जीरो ही हो जाएगा। समझे ये बात या नहीं? तो नेट जो वेलोसिटी है वह जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट करंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रैंडमली वेलोसिटी करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है। अब देखते हैं हम यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ये क्या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, लेकिन कब, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, या फिर कोई हम बैटरी लगा लेते हैं तब। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस प्रकार से मैं डिनोट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स। और ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है बैटरी के साथ 20 वोल्ट से,
ठीक है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, बी वोल्ट। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे आई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, करंट ऐसे जा रहा है इधर इस वायर के अंदर, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, थोड़ा ज़्यादा बारीक हो गया। ठीक है, एक सेकंड बस, मैं समझाने का प्रयास करूँगा अच्छे से, लेकिन डेफिनेशंस वगैरह मैं नहीं लिख पाऊँगा, है ना, क्योंकि मैं जो है एक पीडीएफ दे दूँगा जिसमें अच्छे से डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इनकी जो फ्लो होने की जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इनके कोलिजन के टाइम से पहले। ठीक है, तो इनके बीच का जो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड होगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसे तो क्या बोलते हैं, मीन रिलैक्सेशन पाथ बोलते हैं। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो करके इधर जाएगा और इससे कोलाइड करेगा। ठीक है, कुछ कोलाइड करेंगे, कुछ ऐसे चले जाएंगे, तो उन कोलिजन के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जितने कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा, इससे टकराएगा, तो टकराने के कारण क्या है, हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, उसी से क्या है, रेजिस्टेंस बनता है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की जो रेट है। ठीक है, एक डायरेक्शन के अंदर कब होगा ये फ्लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी है, लेकिन एक डायरेक्शन में कब फ्लो होते हैं, जब हम यहाँ बैटरी अटैच करते हैं। तो जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, मीन रिलैक्सेशन पाथ। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मीन रिलैक्सेशन पाथ। दूसरा होता है, ये इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जब कोलाइड करता है, उसके बीच में जो टाइम है उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है तो क्या होगा, कोलिजन कम होगा, और कम होगा तो जल्दी से जल्दी कोलिजन होगा। तो देखो रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम और उनके बारे में समझाने का प्रयास किया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डायरेक्शन ऑफ, इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, बी डी इक्वल टू, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या एसिलरेट कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, एसिलरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एसिलरेट, ऐसे लिख दूँ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एसिलरेट कर रहा है। ठीक है, एसिलरेशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इधर की साइड फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है ई। तो हमने पहले देख चुके हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई कैपिटल ई। ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगे, क्योंकि ये करंट जो है, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में करंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके हैं ना। ठीक है, देखो मैं बहुत इजीली और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, और ये और क्या होता है यहाँ माइनस ई और ई। ये माइनस साइन क्यों है, डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस, इसके नहीं भी लगाएंगे माइनस को, तो हम मैग्नीट्यूड में निकालें तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू ई ई होता है। क्यू ई हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहाँ से हम अगर एसिलेशन निकालें, ये मास क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, तो माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये क्या आ जाएगा, एसिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, एसिलेशन क्या होती है, बी बाई टी हम जानते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगी, बी क्या होगी, ए इंटू टी, एसिलेशन इंटू टाइम, ये हम पढ़ते आ रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस ई, ये वेलोसिटी है ना, इनटू एम एक्सीलरेशन, और इनके बीच का जो टाइम है, ठीक है, रिलैक्सेशन जो टाइम है वह क्या है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड होने का जो टाइम है उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टॉ से डिनोट करते हैं, ठीक है, इनटू टॉ। टॉ क्या ही रिलैक्सेशन टाइम है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। और कंडक्टर के अंदर जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो बी की वैल्यू जो आती है वह कितनी आती है, 10⁻⁻⁴ मीटर। इस इलेक्ट्रॉन्स का इनमें सारी वैल्यू रखेंगे और ये टाइम रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू रखेंगे तब ये आएगी, ठीक है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के लिए, ठीक है, ठीक। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई। और ये क्या है, ये जो फार्मूला हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा रखा है ना हमने, तो ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो हमने ड्रिफ्ट, और मैग्नीट्यूड में अगर देखें वेक्टर फॉर्म में हो गया, मैग्नीट्यूड में बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ, ये हो जाएगा जस्ट, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है ये, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। ये जो एक्सप्लेनेशन है उसका कोई मतलब नहीं है, बस ये जो फॉर्मूला है इसी से हमारा सारा काम होगा, ये आपको याद रखना है। इसको भले ही आप भूल जाए, जो मैंने इधर ये किया है सब इसे भूल जाए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, पी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट्स इट, ठीक है। ये आप जनरली हमने वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लिया, यहाँ पर भी मैंने बता दिया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने देख ली। अब देखते हैं, अब करंट और इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। अब जस्ट कुछ नहीं है, ईजी है बिल्कुल, है ना। तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे अगर डायरेक्टली अगर देखें तो इनके बीच में जो रिलेशन है उसको बता देते हैं, और फिर क्या हम डिराइव भी कर देंगे थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए बी डी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या आई क्या है, करंट है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, आई क्या है, यहाँ करंट है पासिंग थ्रू द वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। और ए क्या है, उस वायर का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। और बी डी आप जानते हैं, बी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ अपना काम तो इसी से चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या है थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए, वो समझाने के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कहाँ यहीं करूँ, ठीक है, यहीं कर देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेन काम तो इसी से होगा, ठीक है। तो क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये बात याद रखनी है अपने को। करंट इज इक्वल टू, अब देखो जैसे ये कोई वायर है, ठीक है, इससे हमारे जो है चार्ज जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है।
मान लेते हैं इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है चार्ज, करंट, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं इस पूरे वायर के अंदर, तो इस वायर का कुछ वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम से ही फ्लो हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, मान लेते हैं एल लेंथ का वायर है और ए जो इसका जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है क्या है इस वायर का ए है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू एल हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ हम मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर के बाहर, कितने निकल रहे हैं, कैपिटल एन निकल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कितने फ्लो होंगे, इस पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट वॉल्यूम से, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये एन क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं इस वॉल्यूम से, इस टोटल वॉल्यूम से। तो हमें तो केवल एक यूनिट वॉल्यूम का निकालना है, तो यूनिट वॉल्यूम में से कितने निकल रहे हैं, तो वह ये आ जाएगा स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर, ये हमने ऊपर लिख दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो स्मॉल एन हमने लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होगा, Q टोटल अपॉन T। तो टोटल जो चार्ज होगा वह क्या होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे क्या होंगे, n इंटू बी। n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्मॉल n क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे यहाँ से, तो n इंटू बी, वॉल्यूम से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल n आ जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एन ई है, एन ई क्या है, यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन स्मॉल एन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, ई क्या है, चार्ज को डिनोट कर रहा है, इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू एल लिख सकते हैं ना, इंटू, ठीक है, ये हमने वॉल्यूम लिख दिया। ये क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया, समझे टोटल चार्ज या नहीं समझ में आया, इंटू टी टाइम, ये होता है क्या, करंट। मैं दोबारा समझाऊँ इसको, दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जस्ट एक सेकंड है ना, जस्ट एक सेकंड, या फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, क्या पता। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो जैसे कि ये कोई वायर है, दोबारा से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे इतनी चीज़ नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इधर, अगर हम इधर क्या है, इधर नेगेटिव इधर प्लस लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये करंट इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, करंट देखना। तो उससे पहले हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लेते। तो यहाँ से मान लेते हैं, इससे इस जो एरिया है उससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। n क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें तो n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो कितनी जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल है। तो देखो ये जो वायर है ये l लेंथ का है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का वह a है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम क्या होगा इस वायर का, 1 इंटू एल, वॉल्यूम हो गया। अब हमारे जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस यूनिट वॉल्यूम में से वह कितने निकल रहे हैं, n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने n है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या है n2l, या फिर b लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट वॉल्यूम। ये हमारा यहाँ से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, b क्या वॉल्यूम है, और n क्या है, n ये वैल्यू है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट वॉल्यूम से, इस यूनिट वॉल्यूम से समझ रहे हैं, इससे छोटे से पार्ट से इस यूनिट वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वह क्या है, स्मॉल n है। क्योंकि हम वॉल्यूम में ही देखेंगे ना, तो जितना अगर इसका वायर का जितना अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे उतना ही क्या है इसमें से जो है स्मॉल n की वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि हमें तो ये ओवरऑल ये जो वैल्यू है वही डिपेंड करेगी करंट के लिए, ठीक है। तो इस कारण से हमने स्मॉल n निकाला, ठीक है। तो अब यहाँ हम स्मॉल n का ये जो रिलेशन हमने इस कारण से निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बराबर हैं, तो ये n यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाले, ये तो यूनिट वॉल्यूम से, तो टोटल वॉल्यूम से कितने निकलेंगे, n2b, टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे आप ये बात को, ये जो है एक यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये n क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है पूरे वॉल्यूम से निकलने n नंबर ऑफ, तो ये रिलेशन बनता है। ये समझ में आया, थोड़ा सा देखो समझे, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब I करंट क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या E है, E रख लेते हैं हम, E इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज हो गया। तो ये क्या Ni क्या है, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है इस वॉल्यूम वायर में से, इस वायर में से इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया Ne, ठीक है, अपॉन टी टाइम, हाँ सॉरी टी टाइम है ना। अब देखो ये हमारा रिलेशन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब I इज इक्वल टू क्या है, हम वैल्यू सबकी रख देंगे, n को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N को स्मॉल n इंटू बी। स्मॉल n क्या है, यूनिट वॉल्यूम में से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इंटू वॉल्यूम क्या है A इंटू एल, ए इंटू ई क्या है यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपॉन टी टाइम, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर स्पीड, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है ये हमने पहले पढ़ चुका है लीनियर मोशन में, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ टाइम की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, ये वायर की एल लेंथ है, और स्पीड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की स्पीड है, वे क्या बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस आई टी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस क्या है एल अपॉन बी डी, इसको हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या है, एल से यहाँ क्या है, एल कैंसिल हो जाता है, और ये बी डी जो नीचे है ये ऊपर चली जाती है, उस कारण से आई इज इक्वल टू स्मॉल एन, और ये ई है ई, और ए है ए, और इंटू बी डी, आई इज इक्वल टू स्मॉल एन ई ए बी डी आ जाता है इसके का, ऐसे समझे। तो ये समझाने का प्रयास किया है, वैसे ये आवश्यक नहीं है कि ये कैसे आया क्या है, बस ये समझने के लिए हमने ये बताया। मेन तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि क्या कैसे आया। स्मॉल एन हमने लिख दिया है, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या फिर और इसको इधर लिख सकते हैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन अपॉन बी। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ
बायर। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं आया हो तो कमेंट करें। कमेंट करके क्या कर लूँगा, कुछ नहीं, हमें पता लगेगा कि नहीं समझ में आया और हम इम्प्रूव करेंगे अपने ऊपर। मोबिलिटी, नेक्स्ट देखते हैं मोबिलिटी क्या होती है। वही उसी से रिलेटेड है ये, किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मोबिलिटी क्या है, किससे डिनोट करते हैं इसे? म्यू से। ये मोबिलिटी है, म्यू से डिनोट करते हैं इसे। इसका हम डायरेक्ट पहले एक बार फॉर्मूला बता देते हैं। म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका रिलेशन होता है। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको पता है, हम कैसे लिख सकते हैं? ई ई एम इंटू टॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसे और क्या लिख सकते हैं? ई, कैपिटल ई अपॉन एम। ठीक है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दी, इंटू टॉ। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, अपॉन में ई, अपॉन ई, ये वाला ई। तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो मोबिलिटी क्या आ गई? मोबिलिटी आ गई ई टॉ अपॉन एम। ई टॉ अपॉन एम जो है मोबिलिटी आ गई। ये मेन फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, ये वाला, ये रहा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या है? मोबिलिटी क्या है, किस पर डिपेंड कर रही है मोबिलिटी? टॉ पर। तो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम कब बढ़ता है? कब बढ़ेगा? जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे। टेम्परेचर कम कर देंगे कंडक्टर के लिए, ये सारी कंडीशंस। ठीक है, कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। ठीक है, अगर हम टॉ रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाएंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टॉ क्या होगा? घटेगा। और टॉ घटेगा तो मोबिलिटी भी घटेगी। सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टॉ क्या घटेगा? रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो मोबिलिटी क्या होगी? घटेगी। सीधी सी बात है। जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवेबल नहीं होंगे। देखो, इसे फील करवा देता हूँ थोड़ा सा बस। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके बीच का जो टाइम है, कोलिजन करने का टाइम है, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, और इसे टकराने का टाइम अगर हम बढ़ा देते हैं तो भाई ईजिली ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा बिना टकराए, आगे काम आ जाएगा करंट बनाने में। ठीक है, फ्लो हो जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है, यानी कि जल्दी से टकरा गया, ये टाइम जो है जल्दी से टकरा गया इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पर ये क्या हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जल्दी जल्दी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, इनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो जल्दी से कोलाइड करेंगे आपस में। कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ना, ज़्यादा आ जाएंगे एक जगह पर। यहाँ पर मतलब वही वाली बात है कि एक छोटे दरवाजे में से एक साथ बहुत सारे लोग पास नहीं होंगे, धीरे धीरे पास होंगे, उनमें रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्लो करेंगे इसके अंदर, वायर के अंदर फ्लो करने लगेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपस में कोलाइड करने लग जाएंगे। तो हीट बढ़ेगी रेजिस्टेंस के कारण, क्यों रेजिस्टेंस होगा उसके कारण हीट बढ़ती है। ये आपस में रिलेटेड है, तो मोबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो इस कारण से ये फॉर्मूला है, ठीक है, मोबिलिटी का। तो आप यहाँ समझे, टेम्परेचर पर डिपेंड कर दिया। अगर बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसमें क्या है, टॉ भी क्या है,
रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, उसमें कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएंगे। ये हम आगे देखेंगे। तो ये एक सेमीकंडक्टर के लिए याद रख लीजिए बस, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी सेमीकंडक्टर की बढ़ती है, लेकिन कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी घटती है। नेक्स्ट देखेंगे हम करंट डेंसिटी। डेंसिटी हमने वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, स्फीयर चार्ज डेंसिटी देखा था ना यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। ऐसे ही करंट पर एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, उसे क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं जे से। ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जे क्या होता है, मैंने डेफिनेशन जस्ट आपको मुंह से बोलकर वर्बली बता दी है। तो करंट की डायरेक्शन अपॉन ए एरिया और एन कैप, करंट की डायरेक्शन में ही क्या होती है, इसकी जो है डेंसिटी होती है। यहाँ लिख देता हूँ, जे इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू होता है सिग्मा अप इंटू ई। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज क्यू अपॉन ई, सरफेस इंटू ई, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, क्यू ई अपॉन ए, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ ये सिग्मा क्या है, यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो जो ये रो है, सिग्मा है, वह इज इक्वल टू है 1 अपॉन रो के। और रो जो है वह क्या है, रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारी जो है करंट डेंसिटी भी हो गई। ये हमें याद रखना है, ये हमें ज़रूर याद रखना है, ये और ये दो फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं से सारे हमारे जो है काम होगा। अब देखो J इक्वल टू हमने क्या देखा था, I अपॉन ए। अब जस्ट इस फॉर्मूले को ही हम क्या है, करंट डेंसिटी के फॉर्मूले को आगे तोड़ मरोड़ के आगे और फॉर्मूलेज निकालेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल n e a b d अपॉन, यहाँ a क्या है, a। तो देखो एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, a से a कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। थोड़ा बारीक लेते हैं इसे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा हमारा, J इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई बी डी, ठीक है, स्मॉल एन ई बी डी। ये हमने पहले बता दिया है, एन क्या है, ई क्या है, ई क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बी डी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और क्या ले सकते हैं, J इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल एन ई, और बी डी को क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो बी डी जो है हमने देखा था, स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टॉ,
ये लिख सकते हैं ना इसको, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो, ये लिख सकते हैं। और हमने एक देखा था कि हमें से j इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं हम, ई को अगर यहाँ अलग लिख दें इनटू, यहाँ क्या बनेगा एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। ये जो होता है एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, ये क्या होता है सिग्मा, यानी कि कंडक्टिविटी तो होता है एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। जो हमने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला लिखा उसमें ये सिग्मा है। तो देखो इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये सिग्मा ही तो है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ई, ये जे हो गया। ठीक है, समझिए आप। ये जे हो गया सिग्मा इंटू ई। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया सिग्मा इज इक्वल टू ये होता है, और रो इज इक्वल टू क्या होता है 1/, सिग्मा। तो रो इज इक्वल टू 1/, सिग्मा, तो क्या हो जाएगा एम, रो यानी रेजिस्टिविटी एन ई स्क्वायर टो। ये क्या है रेजिस्टिविटी, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये क्या है कंडक्टिविटी। ये कैसे आया हमने बता दिया है। मेन फार्मूलाज जो याद रखने हैं वो इधर लिख दिया है, सिग्मा इंटू ई, सिग्मा की वैल्यू हमने उधर लिख दी है, इधर भी लिख देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है एन ई स्क्वायर टो बाई एम। ठीक है, और इधर भी लिख दिया है। कैसे आई ये हमने देख लिया। यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू से हम क्या लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है जे डॉट ए, या फिर आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये याद रखनी है, जस्ट रख सकते हैं तो, नहीं तो इसका इतना काम नहीं पड़ेगा। जो काम के फॉर्मूले हैं ये रहे, मैंने स्टार्ट लगा दिया है, बस इसी से काम हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने उधर देख लिया, जस्ट इंटरचेंज किया है इधर से उधर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया है। आगे हम देखेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, बस इसमें थोड़ा सा और रिहा है चैप्टर, वो कर लेंगे कंप्लीट। किरचॉफ लॉज एंड वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज वगैरह ये देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।